दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टाइगर रोर्स और उसकी नई स्टोरी है द किलर ऑफ द वायनाड। अब केनेथ एंडरसन बोलते हैं कि मैसूर के दक्षिण पश्चिम की तरफ आप जाएंगे तो बहुत ही घना जंगल है और वहां पर बहुत सारे हाथियों के झुंड मिलते थे। इस जंगल को बोलते हैं काकन कोट जंगल्स। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है और जंगल भी बहुत घना है, आनंददायक है। बहुत बड़ी बड़ी घास है, बांस के झुरमुट हैं और घने पेड़ हैं। इन जंगलों के बीच से आपको रास्ता नजर आ जाएगा जिससे गुजरते हैं हाथी और इंडियन बाइसन यानी कि गौर। लेकिन ये गौर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन इसी जंगल में जब आप दक्षिण पश्चिम में और आगे बढ़ते जाओगे तो बारिश भी ज्यादा बढ़ेगी, जंगल और घने हो जाएंगे। यहाँ इंडियन बाइसन मिलेंगे, हाथी मिलेंगे, लेकिन डियर कम होते जाएंगे। यहीं पर है काबिनी रिवर जो कि एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है मैसूर राज्य में और केरल राज्य में। और जो केरल है, जो कि भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में है, उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। हिमालय की सुंदरता अलग है और केरल की सुंदरता अलग है। केरल जमीन है घने जंगलों की, बहुत सारे मसालों की यहाँ पर खेती होती है, समुद्र भी यहाँ पर है और लहलहाते हुए हरे भरे खेत भी यहाँ पर है। यहाँ बहुत सारे वाटरवेज हैं, यानी कि परिवहन नहरों के माध्यम से होता है, जिसे आजकल बोला जाता है बैक वाटर। अब दोस्तों, बैक वाटर क्या होता है मैं आपको बता दूं। बैक वाटर वो होता है जब समुद्र का पानी बैक, यानी कि बैक वाटर वो नहरें होती हैं जिनका की तल समुद्र तल से नीचे होता है। तो जब ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड के टाइम पर इनके अंदर पानी भर जाता है। भले ही ये समुद्र तल से नीचे है, लेकिन पानी समुद्र का ऊपर हो जाता है, इसलिए इनमें भर जाता है। और उसके बाद जब लो टाइड आता है तो यही पानी रिवर्स होके चला जाता है जितना जा सकता है, यानी इनका पानी खाली नहीं होता, वाटर लेवल कम हो जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं बैक वाटर। ये बात स्टोरी में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बताई। और केनेथ एंडरसन यहां पर बता रहे हैं कि इन वाटरवेज पर आपको बहुत सारी बोट तैरती मिल जाएंगी जिनमें बहुत सारा सामान भरा होगा, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा। दोस्तों, इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं, जो कि स्टोरी में नहीं है। जहां तक मेरा अंदाजा है, इनको बोलते हैं केट्टू वेलम मलयालम लैंग्वेज में। ये माल ढोने की बड़ी बड़ी बोट्स होती थी जिनको आजकल कन्वर्ट कर दिया गया है हाउस बोट में। केरल में शुरू से पानी के माध्यम से बहुत ज्यादा परिवहन होता है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। हर जगह पानी के माध्यम से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सस्ता ही होता है, चाहे इंटरनेशनल भी हो, सी के माध्यम से जो शिप से आता है वो बहुत सस्ता पड़ता है। तो वही केट्टूवेलम को बाद में उसके अंदर बस का इंजन लगा के और रूम्स वगैरह बना के हाउस बोट बना दिए गए। और आजकल आप देखते हैं केरला में हाउस बोट है जो कि मूविंग हाउस बोट है। हाउस बोट कश्मीर में भी होते हैं, लेकिन कश्मीर के हाउस बोट स्टेशनरी हाउस बोट होते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, चलते नहीं है। एक दो स्पेशल होते हैं जो कि शादी वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो चलते भी है, लेकिन उनमें नाइट होल्ड की व्यवस्था नहीं होती। कश्मीर में डल लेक में जब आप रुकते हो, झील के किनारे स्टेशनरी हाउस बोट खड़े होते हैं, उसमें आप रुकते हो। केरल में जब आप रुकते हो तो वो चलने वाले हाउस बोट होते हैं। पहले तो वो रात को भी चलते थे, लेकिन कुछ एक्सीडेंट हो गए, रात को एक दूसरे से हाउस बोट टकरा गए। बहुत साल पहले 2005 या 7 के आसपास की बात है। सनसेट के बाद हाउस बोट का चलना अलाउड नहीं है, उनको किनारे खड़ा करना होता है और फिर वो सुबह चलते हैं। लेकिन दिन भर चलते हैं और आप उसी में रुक सकते हो। एयर कंडीशन हाउस बोट भी होते हैं और उनको बोलते हैं केट्टू वेलम वहां की लोकल लैंग्वेज में। बाकी में तो आप बोलते ही है हाउस बोट। ये बात स्टोरी से हटके थी। अब एक कस्बा है मनन तोडी जो कि केरला की साइड वेस्टर्न घाट्स के नजदीक में है। मुंबई से लेके भारत के दक्षिणी किनारे तक जाते हैं और इनका हाईएस्ट एलिवेशन करीब करीब 4000 फीट के आसपास का है। इस जिले को बोलते हैं उत्तरी वायनाड और इसके दक्षिणी किनारे पर है, उसको बोलते हैं दक्षिण नीलगिरी वायनाड। ये दोनों ही जिले बहुत ज्यादा उपजाऊ हैं, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है और बहुत ज्यादा सीनिक ब्यूटी है यहाँ पर। ये पूरा इलाका बहुत ज्यादा खुशनुमा है, लेकिन एक कमी है, यहाँ पर जोंक
यानी कि लीचेस बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और बारिश के टाइम पर तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि इनसे पार पाना मुश्किल होता है। और यहाँ पर बहुत सारी टिक्स मिलती हैं। उनमें से कुछ टिक्स तो ऐसी हैं कि अगर उन्होंने आपको काट लिया तो आपको बुखार आ जाएगा। कुछ ऐसी टिक्स भी होती हैं कि सुई की नोक के बराबर होती हैं, आपको मालूम भी नहीं चलता और आपका खून चूस लेती हैं। अब जब आप जंगल में जाते हो और ये सुई की नोक की बराबर टिक्स आपको पूरे शरीर में काट लेती हैं, छोटे छोटे निशान बन जाते हैं और ये निशान रहते हैं महीनों तक। और बस आप अपने आप को खुजाते रहते हो और खुजाते ही रहते हो। ये आपको शरीर से नहीं, दिमाग से भी सिक कर देती हैं, क्योंकि आप इतने ज्यादा परेशान हो जाते हो खुजाते खुजाते। अब ये टिक्स और लीचेज सिर्फ इंसानों को ही परेशान नहीं करती, जानवरों को भी बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। बाइसन भी इनसे अछूते नहीं है। टाइगर, पैंथर, भले ही इनकी स्किन पर फर है, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स जहां पर फर नहीं है ये चिपक जाती हैं और ये जानवर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यही वजह है कि इन जंगलों में कार्निवोरस एनिमल्स बहुत कम पाए जाते हैं। डोमेस्टिक एनिमल बहादुरी दिखाते हैं और इन जंगलों में जाते हैं, लेकिन जब बारिश का टाइम आता है तो वो भी अपनी बहादुरी छोड़ देते हैं। वो भी बाहरी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। तो अब हुआ ये कि एक ट्रैवलर यात्री काकनकोट से मनन तोड्डी की तरफ सफर कर रहा था बाहरी इलाके से, और उसे ले गया टाइगर। अब इस घटना को एक आश्चर्यजनक घटना के रूप में लिया गया, क्योंकि टाइगर इस इलाके में थे, बहुत ज्यादा थे नहीं, और इंसानों को तो कभी नुकसान पहुंचाया नहीं था। तो ये नुकसान कैसे पहुंचाया, इस बारे में चर्चा चली, कुछ दिन चली, और उसके बाद लोग भूल गए। अब उसके बाद मैसूर राज्य के बॉर्डर पर एक बड़ा खेड़ा ऑपरेशन चालू किया गया, जिसमें बहुत सारे हाथियों को पकड़ा जाना था। बहुत सारे लेबरर्स लगाए गए, उनको लकड़ी के बड़े बड़े ढांचे या बड़े बड़े बाड़े बनाने थे। जब हाथियों को हाँका जाता तो उन बाड़े के अंदर हाथी बंद हो जाते, और उसके बाद फाइनली गेट बंद कर दिया जाता और उन हाथियों को बंदी बना लिया जाता। इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत थी। बहुत सारे पेड़ काटे जाने वाले थे, बहुत सारे बांस भी काटे जाने वाले थे। उनको एक जगह इकट्ठा करके उन जगहों पर ले जाना था जहां पर ये बाड़े बनने थे। और इसके लिए उन लोगों की जरूरत थी जिन्हें जंगल का एक्सपीरियंस हो। तो इसके लिए जंगल ट्राइब्स को हायर किया गया, करुम्बास को हायर किया गया, शोलगास को हायर किया गया। ये लोग ना सिर्फ बांस काटने के माहिर थे, जंगल काटने के भी माहिर थे। इसके अलावा हाथियों को खदेड़ना और उस इलाके में ले जाना जहां पर ये बाड़े बन रहे थे, उसके भी माहिर थे। हाथियों को पकड़ने के बाद उन्हें पालतू बनाया जाना था, और इसके भी माहिर थे ये जंगल के निवासी। और ये वक्त था जब उस टाइगर ने दूसरी वारदात की और तीसरी वारदात की। तब लोगों को मालूम चला कि उनके बीच में एक आदमखोर बाघ आ गया है। 3 दिन के अंतराल में 2 करुम्बा लोग उठा लिए टाइगर ने, और उनमें से पहले की आधी खाई हुई बॉडी मिली। और जब उस बॉडी को देखा गया तो ये कंफर्म हो गया कि ये वारदात की है टाइगर ने। और जो दूसरा करुम्बा मारा गया उसकी बॉडी नहीं मिली, जैसे नहीं मिली थी उस यात्री की बॉडी जिसे कई महीनों पहले टाइगर ने उठा लिया था। अब मैसूर सिटी से मननतोडी जाने का एक और रास्ता था, जो कि जाता था वाया कुर्ग। पहले कुर्ग इंडिपेंडेंट राज्य था, लेकिन वो मैसूर राज्य में मिला लिया गया था। ये रास्ता ज्यादा घुमावदार था, लेकिन सुंदरता भी देखते ही बनती थी। इस रूट में भी हाथी बहुत ज्यादा थे, बायसन भी बहुत ज्यादा थे, टाइगर नहीं मिलते थे। लेकिन उसका कारण एंडरसन पहले ही बता चुके हैं, और कारण था लीचेस और टिक्स। जो कुर्ग के निवासी थे बहुत ज्यादा मेहनतकश थे, और माना जाता था कि ये लोग बहुत ज्यादा कर्मठ हैं। ब्रिटिशर्स इनका बहुत ज्यादा सम्मान भी करते थे। कुर्ग का निवासी हथियार रख सकता था, उसको हथियार रखने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं थी। वो एक नहीं, कितने भी हथियार रखे उसे अलाउड था। अब जब ये स्टोरी केनेथ एंडरसन ने लिखी तो वो बताते हैं कि आज भी ये सिस्टम चल रहा है। उन्हें बंदूक का लाइसेंस रखने की इजाजत है।
दोस्तों आज भी का मतलब जब केनेथ एंडरसन ने ये बुक लिखी थी, आज है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो एंडरसन बोलते हैं कि ये जो सम्मान दिया गया था कि आप कितने भी हथियार रख लीजिए, इसका एक बुरा प्रभाव भी हुआ। अब कुर्ग के निवासियों ने अपने हथियारों का दुरुपयोग नहीं किया आपस में, यानी आपसी झगड़े या एक दूसरे को गोली मारने में, लेकिन जंगली जानवरों का शिकार उन्होंने बहुत ज्यादा किया। इतना ज्यादा किया कि हिरण तो मिलने ही बंद हो गए, दिखने ही बंद हो गए। एंडरसन बोलते हैं, मैं बहुत सारे कुर्ग के निवासियों को जानता हूं जो चाय के बागान और कॉफी के बागान उगाते थे, और जब कॉफी के फूल आते थे तो ऑरेंज कलर के होते थे। एंडरसन बोलते हैं कि मुझे उनके आतिथ्य का सौभाग्य मिला था। मैं उनके यहाँ रुका था और जब मैन ईटर की खबर आई तो मैं वहीं पर था। अब जिस कॉफी स्टेट में एंडरसन स्टे कर रहे थे वो बीच में स्थित था सीडापुर और विराजपेट के, और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं था मनन तोडी और काकनकोट से। मनन तोडी और काकनकोट वो जगह थी जहां पर मैन ईटर ने वारदात की थी। और जब केनेथ एंडरसन कॉफी स्टेट में रुकने के लिए आए थे तो अपने साथ अपनी राइफल नहीं लाए थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी यहां पर जरूरत नहीं है, और यहां पर जो शिकार उपलब्ध है वो उस तरह का शिकार नहीं है जैसा करना पसंद करते थे एंडरसन। यानी कि एंडरसन टाइगर को गोली मारते थे, हिरण को नहीं। तो जब नाश्ता करते वक्त उनके दोस्त ने एंडरसन को यह खबर सुनाई कि ऐसे ऐसे मैन ईटर टाइगर ने 3 वारदात कर दी हैं, तो एंडरसन को बहुत आश्चर्य हुआ कि उस इलाके में जहां टाइगर मिलता ही नहीं है, तो वहां पर टाइगर कैसे आ गया, और आया तो आया, मैन ईटर कैसे बन गया। तो इनके दोस्त ने कहा कि एंडरसन साहब, आपको इस टाइगर को मारने के लिए जाना चाहिए। तो एंडरसन ने कहा कि इस टाइगर को मारना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। पूरी संभावना है कि यह घायल टाइगर हो या बूढ़ा टाइगर हो, या इस बात की भी संभावना है कि यह किसी सर्कस से छूटा हुआ टाइगर हो, क्योंकि इस इलाके से सर्कस बहुत गुजरते हैं। तो एंडरसन को लग रहा था कि अगर यह घायल या बूढ़ा टाइगर है तो बड़ी जल्दी अपनी ही मौत मर जाएगा, और अगर यह सर्कस से छूटा हुआ टाइगर है तो भी वो इस इलाके को छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ की लीचेज और टिक्स को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जब वो दूसरे जंगल में चला जाएगा जहां उसको बहुत सारे हिरण मिलने लगेंगे, तो वो आदमखोर नहीं रहेगा, वो अपना शिकार नॉर्मली करेगा। और यहां पर एंडरसन ने अपने दोस्त को रिमाइंड कराया कि एक बात याद रखो कि मैं अपनी राइफल भी नहीं लाया हूं। अब तिमैया वो उस स्टेट का ओनर था जिसने एंडरसन को अपने यहाँ बुलाया था। उसने कहा कि एंडरसन जी, आप गलत बोल रहे हो। मुझे लगता है कि यह टाइगर यहीं रहेगा, इसी तरह से लोगों को शिकार बनाता रहेगा, और सवाल उठता है आपकी राइफल का। मेरे पास 5 है, आप छांट लो जो आपको पसंद आए। लेकिन एंडरसन ने कहा कि यह गैर कानूनी होगा, क्योंकि आप कुर्ग के लोगों को बंदूक रखने की परमिशन है, लेकिन यह बिना लाइसेंस की बंदूक होती है, सिर्फ आपके लिए अलाउड है। किसी बाहर वाले को आप उधार नहीं दे सकते हो, और वैसे भी अगर लाइसेंस होल्डर होता भी तो वो बंदूक उस व्यक्ति के लिए होती है जिसके पास लाइसेंस होता है। यह गैर कानूनी है कि एक आदमी अपनी बंदूक दूसरे को दे दे। तो तिमैया हंसने लगा कि मैं आपसे शर्त लगाता हूं, आप देख लेना 7 दिन के अंदर ये टाइगर फिर किसी आदमी को मारेगा। और तिमैया वो शर्त जीत गया। तीसरे ही दिन टाइगर ने एक शिकार बनाया, और इस बार शिकार थी एक महिला। वो महिला कपड़े धो रही थी काबिनी रिवर के दूसरे साइड, जो कि केरला राज्य में पड़ता था। और जो तिमैया का जो फ्री लाइसेंस वाली बंदूक थी वो सिर्फ मैसूर राज्य और कुर्ग में वैलिड थी। केरला में उस बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अब एंडरसन के दोस्त ने कहा कि मैं तो इस टाइगर को मारने जाऊंगा, मेरे साथ कुछ दोस्त भी जाएंगे, और उन दोस्तों में एंडरसन साहब आप भी हो। अब एंडरसन बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थे जाने के लिए, लेकिन ये तिमैया को जानते थे अपने स्कूल के दिनों से। वो बहुत ज्यादा जिद्दी था, और अगर एंडरसन उसकी बात नहीं मानते तो इनकी दोस्ती खराब हो जाती। अब जिस स्टेट का तिमैया मालिक था, ये जमीन बहुत ज्यादा खराब मानी जाती थी, यानी कि बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं थी,
और अगर इसमें कॉफी उगाई जाती तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी, उसका कोई खरीदार नहीं होता। लेकिन तिमैया बहुत जिद्दी था, उसने वो जमीन खरीदी, उसको उपजाऊ बनाया और आज उस जमीन पर जो कॉफी उगती है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की उगती है। तो ये था डिटर्मिनेशन तिमैया का। वो जिद करता था लेकिन जिद को पूरी भी करता था। तो एंडरसन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बैंगलोर जाऊंगा, वहां से अपनी .405 विंचेस्टर राइफल और साथ में .450 और .400 भी लाऊंगा स्पेयर राइफल के रूप में, और तुम मेरे साथ चलोगे बैंगलोर। उसके बाद हम मैसूर आएंगे और वहां से गाड़ी से चलेंगे उस जगह पर जहां पर कर रहा है ये आदमखोर अपनी वारदात। और मैंने कहा कि इतने मील गाड़ी चलाने में और बंदूक को लाने में जो खर्चा होगा वो खर्चा मैं उठाऊंगा। तिमैया राजी हो गया, उसने अपनी बंदूकें वहीं छोड़ दी, उसी रात चल पड़ा एंडरसन के साथ। इन्होंने अपनी बंदूकें उठाई और 15 दिन रहने के लिए जरूरी सामान खरीदा, क्योंकि इन्हें मालूम था जिस जंगल में ये जा रहे हैं वहां ऐसा कोई सामान मिलने वाला नहीं है, सिर्फ नॉर्मल खाने पीने का सामान ही मिलता है। तिमैया ने बहुत बड़ा जार खरीदा एक पेटेंट क्रीम का, और उसके अलावा डीडीटी जो इन टिक्स और लीचे से बचाव के लिए जरूरी था। अपने साथ इन्होंने मच्छरदानी भी कैरी करी, पोर्टेबल चारपाई भी कैरी करी, टेंट भी कैरी किया और साथ में कैरी करी राइफल और जरूरी सामान। अब तिमैया ने बोला कि उसे बंदूक की जरूरत नहीं है, वो गोली नहीं चलाएगा, बस शिकार का आनंद लेगा। हालांकि एंडरसन जानते थे ये झूठ बोल रहा है। ये काकन कोट पहुंचे और उसके बाद ड्राइव करके उस जगह पर पहुंचे जहां पर खेड़ा यानी कि हाथियों को बंदी बनाने के लिए तैयारी चल रही थी, और ये इकट्ठा करना चाहते थे जानकारी जो कि इनके लिए मददगार होती उस आदमखोर को मारने के लिए। हालांकि हुआ वही जिस बात की एंडरसन को उम्मीद थी। एंडरसन जानते थे कि पूछताछ में कोई ज्यादा जानकारी मिलेगी नहीं। किसी भी लेबरर को कुछ भी जानकारी नहीं थी, कोई कुछ बात बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, ज्यादातर तो अफवाहें चल रही थी। हुआ यह था कि जब उस आदमखोर ने इंसानों को मारा था और जो लोग गायब हो गए थे, 2 दिन तक तो उनके बारे में किसी को मालूम भी नहीं चला था, और जब बहुत ज्यादा बदबू आने लगी थी तब मालूम चला, या फिर कोई यात्री जा रहा था उसने उस बदबू को सूंघा या चील कौओं को उड़ते हुए देखा, तब मालूम चला कि आदमखोर ने किसी इंसान को मारा है, और तब ढूंढा गया तो मालूम चला कि हमारे बीच के कुछ लोग मिसिंग हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड को यही एंड करते हैं, बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।